तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्कल पे। और हम यहाँ बात कर रहे हैं आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर संभावित प्रश्नों के सेट के बारे में जो पूछे गए हैं और जिनसे पूछे जाने का संभावना है राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, है ना। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल ये है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन है और एक कारण है, और हमको बताना है कि इनमें से क्या सही है। तो कथन ये है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, और कारण ये है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। हमको यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो जो सही विकल्प है उनमें सी विकल्प सही है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये सच नहीं है, क्योंकि उस पर बहुत सारी सीमाएं भी ला दी गई हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, आप इसको पॉज करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ें आप। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबा हो सकता है क्योंकि लगभग 65 या 66 क्वेश्चन हैं, तो समझिएगा इस चीज़ को आप। तो पॉज करके भी आगे बढ़ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। विकल्प दिया गया है प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, या लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर अप्रत्यक्ष मतदान से। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। प्रक्रिया क्या है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो मतदान का तरीका है वो अप्रत्यक्ष तरीका से ही होता है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में यह है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब यहाँ पे बताया है कैसे किया जाता है ना। विकल्प है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, और खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। यहाँ पे 4 वाक्यांश दिए हुए हैं। पहला ये है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब हमको कूट से चुनकर बताना है कि इनमें से सही कौन है, कौन कौन से सही हैं। विकल्प दिया है ए में 1 2 3 सही है, बी में 1 3 सही है, सी में 1 2 4 सही है, और डी में 1 3 4 सही है। यानी कि 2 गलत है, विकल्प डी ये कह रहा है ना। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं। पहला तो है कि संसद के जो भी दोनों सदन होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, कंफर्म है। तो 1 4 हो रहे हैं। और राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं, राज्य विधानमंडल का सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही इनके निर्वाचक मंडल होते हैं। तो इनका सही विकल्प हो जाएगा डी, 1 3 और 4, है ना। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। ठीक है, 4 विकल्प हैं ABCD। ए है कि पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। बी है कि राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। और तीसरा कथन है कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। चौथा है कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी है जो सही नहीं है ना।
अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने निर्वाचकों के द्वारा? 10, 20, 5 या फिर 50 के द्वारा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, 50 निर्वाचकों का द्वारा। देखिए 1997 से पहले क्या होता था कि जो अनुसमर्थन होते थे वो कम से कम, जिसमें प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों होते थे, उनकी संख्या 10 होती थी। लेकिन वर्ष 1997 में इसमें कुछ संशोधन किया गया कि जो गंभीर प्रकृति के राष्ट्रपति के कैंडिडेट ना हों उनके लिए, या उनको दूर रखने के लिए ऐसा किया जाए कि भाई जो राष्ट्रपति के पद पे जाएं लगभग वही लोग जाएं जिनको पार्टी का बहुमत एक तरह से प्राप्त है। तो इसलिए इसकी संख्या 1997 से बढ़ा दी गई थी। तो अब यहाँ पे सही विकल्प डी रहेगा, 50 निर्वाचकों के द्वारा, है ना। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि। 4 विकल्प हैं, ए बी सी डी, है ना। इसमें सही विकल्प हो जाएगा सी, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यानी कि विधान परिषद का सदस्य हो तो वह मतदान नहीं करेगा, यानी कि विकल्प सी यहाँ पे सही है। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पहला, आयु 35 वर्ष हो, शिक्षित हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा कि शिक्षित हो, क्योंकि 58(1) मतलब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 58 का 1 है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए जो अर्हता है उसके बारे में बताता है, और उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति शिक्षित हो। मतलब ये यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्न कथनों पर विचार करिए। 3 कथन दिए गए हैं, हमको चुनना है कोट में से चुनकर सही उत्तर। पहला है कि उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। और तीसरा है कि उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। हमको बताना है कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, विकल्प है ए में 1, बी में 2 और सी में 1 और 2 सही है, और डी में है कि 1 और 3 सही है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा कि सिर्फ 2 सही है। देखिए ये कहा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और यानी कि फैक्चुअल बात कर रहा है ये। तो इसमें सिर्फ एक ही जो नंबर 2 है वो सही है, बाकी और कोई सही नहीं है। तो जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो अर्हताएँ हैं उनकी बात करें तो उसमें शामिल है कि पहला है कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरा ये है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब चूंकि यहाँ पे संसद का सदस्य कह रहा है तो ये गलत है, और भारत का जन्मा नागरिक बोल रहा है तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये भी गलत है। इसको सही विकल्प बी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु अब बताना है कि इनमें से क्या सही होगा। चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, या फिर, है ना। तो 4 विकल्प हैं और इसमें सही विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? 4 विकल्प हैं, 52, 54, 55 और 57। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद
57। ये अनुच्छेद ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। इसलिए यहाँ पे सही विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है या होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? विकल्प हैं भारत के महान न्यायवादी को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय को। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 71 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। 4 विकल्प हैं, अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, या फिर अपने पद ग्रहण के दिन से, या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो हमको बताना है कि कब से कब तक रहते हैं। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा कि अपने पद ग्रहण के दिन से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, अनुच्छेद 56 के तहत। ठीक है। अब बढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको या किन्हें संबोधित करके देते हैं? यानी भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किनको देते हैं, ये भी सवाल हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। जब त्यागपत्र की बात है तो ये उपराष्ट्रपति को देते हैं, यानी कि विकल्प बी सही है। ठीक है। और जब यानी कि 56(1) के तहत भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं और उपराष्ट्रपति जो है इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किनके द्वारा? विकल्प हैं भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, संसद द्वारा। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? विकल्प दिया हुआ है यहाँ पे। तो इनमें सही विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद जो 61 है ये महाभियोग की प्रक्रिया बताता है, लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि महाभियोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है या वर्णन किया गया है, नॉट प्रोसेस या प्रक्रिया, तो अनुच्छेद 56 है वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो इसमें आपको मिसमैच या मिसलीड नहीं होना है। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा या कैसे? विकल्प है कि सत्ताधारी राजनीतिक दल के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा और न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा महाभियोग द्वारा। ठीक है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? विकल्प है लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा और उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, क्योंकि जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प सी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है?
सही विकल्प बी है 14 दिन, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। विकल्प दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो इसमें सही विकल्प डी हो जाएगा, राज्यों की विधान सभाएं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। विकल्प है अर्धन्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया। तो बताना है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो क्या है असल में। तो इसका सही विकल्प है ए, ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, 1 साल में। तो इसका सही विकल्प है 6 माह में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 23 ये है, यहाँ क्लियर हो गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो यहाँ पे विकल्प डी है 6 माह। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि यदि मृत्यु या त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? विकल्प है प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प है कि राष्ट्रपति के बाद कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति, तो वही संभालेंगे अनुच्छेद 65 के तहत। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 ये है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें सही विकल्प है डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है या कौन है, यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड। विकल्प है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या फिर भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 53(1) के तहत कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है ना। तो इसका सही विकल्प ए, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं? तो ये पहले बता चुका हूँ आपको, है ना। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, अनुच्छेद 53। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? सही विकल्प ए, भारत के राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन है और दूसरा कारण है। कथन ये है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है और कारण ये है कि कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। अब हमको बताना है कि इनमें से क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 विकल्प है ए बी सी डी, है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 में 4 कथन दिए गए हैं, उन कथनों पर हमको विचार करना है और कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है।
कथन यह है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा कथन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और तीसरा कथन है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। और चौथा कथन है कि यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अब उनको बताना है कि इनमें से कौन से सही है कौन से गलत है। तो इसमें सही विकल्प ABCD में से C हो जाएगा कि मात्र 2, 3 और 4 सही हैं, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 39वें, 40वें, 42वें या फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही विकल्प है D, 44वें संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 1978 में हुआ था। तो इसमें 74(1) अनुच्छेद 74(1) में एक परंतु जोड़ा गया था, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। मतलब पहले क्या था, 42वें में बाध्य कर दिया गया था कि जो भेज दिया जाए आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अनुमति देना ही होगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से ये थोड़ी सी कहा गया कि नहीं, आप पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो इनमें सही विकल्प है C, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है या आहूत की जाती है? तो यहाँ पे जो विकल्प है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा और राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा A, राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जो 108 में संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है उसको बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जबकि उसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अनुच्छेद 118 के तहत जब ये ऐसा होता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 4 विकल्प हैं और यहाँ पे सही विकल्प B है कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। यह कथन सही नहीं है ना। थोड़ी सी स्पष्टीकरण कर दें तो संसद के संगठक का एक भाग है अनुच्छेद 79 के तहत या 79 के तहत, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी सही है। और अध्यादेश 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में जारी करता है, और लेकिन दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे B हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है कि किस राष्ट्रपति के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था? विकल्प हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BV गिरी, ज्ञानी जैल सिंह और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही विकल्प है C, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। और ये छत्तीसगढ़ PSC में 2015 में पूछा गया था। तो सही विकल्प C, ज्ञानी जैल सिंह। वो ये था कि सन 1986 में जो भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन अधिनियम के संबंध में JB विशेषाधिकार का प्रयोग किया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। विकल्प दिए गए हैं 63, 108, 109 और 111। तो यहाँ पे बताना है कि जो राष्ट्रपति है संसद के यानी कि बिल पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो सही विकल्प इसका डी है, अनुच्छेद 111, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति की खुद की शक्ति, अपना निर्णय जिसमें वो खुद ले ले, वो क्या है। इसमें 7 दिए गए हैं, 7 कथन है। पहला है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, दूसरा है विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, तीसरा है विधेयक को रोक कर रखना, और चौथा है क्षमा प्रदान करना, और पांचवा है संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना और न्यायाधीशों की नियुक्ति। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, स्वविवेक की शक्ति, ठीक है। और इसमें 5 विकल्प दिए गए हैं, ABCDE। असल में छत्तीसगढ़ PSC में 2014 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें स्वविवेकी शक्ति पूछ रहा है, तो देखिए इसमें स्वविवेकी शक्ति क्या है। उनकी स्वविवेकी शक्ति है कि विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ये उनके मूड के ऊपर है, तो ये कंफर्म है। रोक कर रखना, ये भी उनके मूड के ऊपर, रोक कर रख ले, चलिए ठीक है। क्षमा प्रदान करना, नहीं, ये इनका अधिकार, इनकी शक्ति है, तो ऐसा नहीं है कुछ, इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए इनको मंत्रिपरिषद बताता है क्या करना है क्या नहीं, तो स्वविवेकी शक्ति नहीं है। और संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, ये भी इनकी स्वविवेकी शक्ति नहीं है। और संसद को संदेश भेजना, हाँ, ये इनका मतलब खुद की स्वविवेकी शक्ति है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें सिर्फ 3 ही सही हैं, यानी कि दूसरा, तीसरा और छठवां सही है। तो सही विकल्प क्या है इनमें से, हो जाएगा ई विकल्प सही हो जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, यानी कि 38 है कि निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। विकल्प है राजदूतों की नियुक्ति, विधेयकों पर स्वीकृति देना, और राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, लोकसभा भंग करना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 या 39 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। विकल्प है अनुच्छेद 360, 123, 200, 356। तो सही विकल्प है इसका बी, अनुच्छेद 123, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो 40 है कि राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति करता है, या इनमें से किनको नियुक्त करता है। विकल्प दिया गया है भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, उपरोक्त सभी। तो इसका यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत। 160, 62, 65 या फिर 310 के तहत। तो इसका सही विकल्प है ए, अनुच्छेद 160 के तहत। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 है
कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। 4 विकल्प हैं, इनमें से बताना है क्या नहीं देता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, और रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ठीक है ना, क्योंकि ये राज्यपाल के पास ये अधिकार है। तो सही विकल्प बी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 129, 132, 143 या फिर 32। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, अनुच्छेद 143। जब कोई विधि या तथ्य का व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है या उसे ले सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो क्वेश्चन नंबर 45 है कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, और बी, आपातकालीन शक्तियाँ, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है या सत्य नहीं है। तो सही विकल्प है ए। है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। देखिए 45 का सही विकल्प ए है। ये कथन राष्ट्रपति के बारे में सत्य नहीं है, क्योंकि स्वीकार करना या ना करना ये बाध्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 46 है कि संविधान के अनुसार निम्न में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। ठीक है, विकल्प दिए गए हैं अध्यादेशों का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, और संसद के सदनों को संदेश भेजना, और डी है कि क्षमादान करना। अभी बोला कि शक्ति पूछ रहा है, शक्ति नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, संसद के सदनों को संदेश भेजना। ये अधिकार है उसका, शक्ति नहीं है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि संसद के सदनों को संदेश भेजना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 47 है कि राष्ट्रपति की क्षमा की जो शक्ति है वो क्या है। विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिक शक्ति है, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या है। तो सही विकल्प है बी, ये न्यायिक शक्ति है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको या किसको संसद के पटल पर रखवाए। 4 कथन है। पहला है कि संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। 4 कोड दिए गए हैं, जिसमें ए में केवल 1 है, बी में 2 और 4 है, सी में 1, 3 और 4 है, डी में 1, 2, 3, 4 है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना, जो लोक लेखा समिति है उसके प्रतिवेदन को राज्यसभा और लोकसभा मिलके, मतलब उसके सदस्यों को मिलाकर लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। तो इसको राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि विकल्प सी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। तो क्वेश्चन नंबर 49 है कि इनमें से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। ये है कि साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, बी मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, और लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो इनमें सही हो जाएगा बी, मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 50 है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है।
विकल्प दिए गए हैं स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अब क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। एक कथन है और एक कारण है। तो कथन यानी कि असर्शन ये है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कारण कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। अब हमको बताना है कि इनमें से क्या सही है। 4 कूट है A B C D। तो इसमें सही विकल्प C हो जाएगा कि A तो सही है लेकिन R गलत है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 52 में भी 2 वक्तव्य दिए गए हैं, यानी कि एक कथन है और एक कारण है। कथन यह है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण यह है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। अब हमको यहाँ पे बताना है कि क्या विकल्प सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, डी सही होगा। तो यहाँ पे सही विकल्प ए सही होगा कि ए और आर दोनों सही है और जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 53 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से। अब देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो वर्ष 1950 से 1962 तक 3 बार देश के राष्ट्रपति रहे, लेकिन क्रमशः सिर्फ 2 बार रहे, 1952 से 57 और 57 से 62। जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो संविधान सभा का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। मैं यहाँ पे थोड़ी सी हट के बात कर रहा हूँ क्योंकि वो बिहार से थे। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही विकल्प सी हो जाएगा, बिहार, है ना। तो क्या हुआ था कि जब संविधान सभा के अध्यक्ष थे और देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो अब चूंकि उस समय चुनाव नहीं हुआ था, तो ये था कि इनको देश का राष्ट्रपति बना दिया जाए। तो इसी वजह से कि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसलिए उनको राष्ट्रपति बनाया गया 26 जनवरी 1950 को, और ये वर्ष 1952 तक रहे। फिर जब देश में चुनाव हुआ 51-52 में और जो सरकार बनी, तो 52 से लेकर 57 तक राष्ट्रपति रहे। उसके बाद सन 57 से 1962 तक वो राष्ट्रपति रहे, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल उन्हीं का था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो अब वो कहाँ से थे, बिहार से थे, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 54 में है कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो क्लियर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार के लिए भारत के राष्ट्रपति बने थे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है, यानी कि ऐसे राष्ट्रपति जिनको सभी लोगों ने पसंद किया और उनको राष्ट्रपति बनाया गया, वो कौन थे। तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, है ना। और इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन या किन्हें दार्शनिक राजा के रूप में भी जाना जाता है या जाने जाते हैं। तो विकल्प दिए हुए हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर अबुल कलाम। तो डॉक्टर राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। 1962 से 1967 तक इनका कार्यकाल रहता है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी संबद्ध रहे हैं। विकल्प है वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी यानी कि नीलम संजीव रेड्डी, के आर नारायणन और जाकिर हुसैन। तो सही विकल्प है इसमें वीवी गिरी, जो कि 69 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति थे। ये ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे और 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे,
है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। विकल्प दिए गए हैं न्यायाधीश MC महाजन, M हिदायतुल्ला और PN भगवती, BK मुखर्जी। तो इनमें सही विकल्प है M हिदायतुल्ला। ये 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 59 में है कि इनमें से कौन असंगत है। 4 नाम दिए गए हैं, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे क्या असंगत कौन है? डी असंगत है, सही विकल्प डी है, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे और बाकी जो 3 हैं ये राष्ट्रपति थे। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 60 है कि कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये सत्य है। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये होते हैं, ये भी सही है। और तीसरा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो भैया ये गलत है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, 60 का विकल्प सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का। तो क्वेश्चन नंबर 61 है कि कथन दिए गए हैं और कारण है। कथन है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, तो ये सही है। और कारण है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, तो भैया ऐसा तो नहीं होता है। और कथन देखते हैं, हाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो विकल्प है वो सी सही हो जाएगा कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 62 है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। तो ये किन्हें है? विकल्प दिए गए हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी, राष्ट्रपति, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 63 है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था किन के द्वारा। तो लुटियन के द्वारा किया गया था, जी हाँ, तो सही विकल्प है सी, एडविन लुटियंस के द्वारा। और वर्ष 1950 तक जो राष्ट्रपति भवन है इसको वायसराय हाउस कहा जाता था। अब बढ़ते हैं थोड़ी सी उपराष्ट्रपति की तरफ, है ना। तो उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, तो उससे थोड़ी सी सवाल जो पूछे जा सकते हैं उन पर तरफ बढ़ते हैं, उन पर थोड़ी चर्चा कर ही लें। तो पहला सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। बताना है कि जो उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है तो उसमें निर्वाचक गण कौन कौन होते हैं। विकल्प है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, और बी है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, और सी है राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, डी है केवल विधानसभाओं के राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं किन के द्वारा। जनता के द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, और सी है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा और राज्यों के विधान मंडल के द्वारा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ऐसा नहीं होता, जो मनोनीत होते हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में जहाँ सभी राज्य के विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं, वहीं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं को कोई लेना देना नहीं है और इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। 3 में ये कहा गया है कि 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है दूसरा कारण है। कथन ये है कि कोई व्यक्ति जो कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। कारण है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो वो बताना कि इनमें से क्या सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका विकल्प
ए सही है कि दोनों ए और आर सही हैं, और जो कारण बताया गया है वो आर का एक मान स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है। 4 विकल्प हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, और लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा, और डी है कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। तो सही विकल्प है इसका डी, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भारत का उपराष्ट्रपति, इसके बाद 4 कथन दिए गए हैं। कथन ये है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, और दूसरा कथन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, और तीसरा कथन है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। चौथा कथन है कि राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। हमको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे ना जो विकल्प हैं, ए में है 1 और 2, बी में है 1 2 3, सी में है 1 3 4, और डी में है सभी चारों। तो इसका क्या है, सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई स्पेशली उत्तरदायित्व, औपचारिक दायित्व नहीं होता है। ठीक है, यानी और बाकी 3 तो कन्फर्म ही आपको सही है, और जो दूसरा नंबर है वो भी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यसभा के, लोकसभा के, कैबिनेट के, या मंत्रिपरिषद के। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, राज्यसभा के या राज्य परिषद के द्वारा, क्योंकि स्टेट ऑफ काउंसिल को राज्यसभा तो कहा जाता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि राज्य परिषद लगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे सही विकल्प राज्यसभा तो है ही, बाकी राज्य परिषद भी आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है ना। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, राज्यसभा, क्योंकि जो राज्यसभा के अध्यक्षता होते हैं वो उनका चुनाव होता है और उसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन उसके सदस्य नहीं होते। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ना 4 युग्म दिए गए हैं, 4 जोड़ी दिए गए हैं, और उनमें से हमको वो युग्म बताना है जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर रहें। तो डॉक्टर राधा कृष्णन और जीएस पाठक पहला विकल्प, दूसरा है डॉक्टर राधा कृष्णन और वीवी गिरी, और तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन और केआर नारायणन, और चौथा है बीडी जत्ती और केआर नारायण। तो इसका सही विकल्प है बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। अब थोड़ी सी इसमें स्पष्टीकरण दे दें कि जो जाकिर हुसैन थे ये जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षा शास्त्री थे, और राधा कृष्णन जी की बात करें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो ये 1949 से 1952 तक तत्कालीन सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे। और वीवी गिरी की बात कर लें तो ये वर्ष 1947 से 1951 तक सिलोन यानी कि श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर आसीन थे। और थोड़ी सी केआर नारायण की बात कर लें तो ये भी चीन में राजदूत रहे वर्ष 1976 से 78 तक। ठीक है, हालांकि यहाँ पे सही विकल्प होगा बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। तो ये था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर आधारित प्रश्नों का एक सेट, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो सवाल आ रहे हैं वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर आधारित होगा। उसके अलावा महान्यायवादी और कैग से संबंधित सवालों का एक सेट रहेगा। तब तक इंतज़ार करें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।